चलो भाई, इस वीडियो में ये हमारी दूसरी वीडियो है इस चैनल पे। हम इसमें बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम इन एमएलएस या फिर एमएलटी बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वालिटी अश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंडर हम अपना अगर पूरा लैब का काम करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आ सकता। इसको इंश्योर करने के लिए हम एक क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम बनाते हैं जो हमको यहाँ पर काम देता है। कोई भी एरर के बिना हमको रिपोर्ट प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है हमारी। ठीक है, तो समझते हैं इसको। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, ऑल द सिस्टमैटिक एक्शंस नेसेसरी टू प्रोवाइड एडुकेट कॉन्फिडेंस दैट लेबोरेटरी सर्विस विल सेटिस्फाई गिवन मेडिकल नीड्स फॉर द पेशेंट केयर। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई। एंड इसके 3 फैक्टर्स हैं। प्री एनालिटिकल फैक्टर होता है, एक एनालिटिकल फैक्टर होता है, एक पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर होता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस अगर हमने अपनी तरफ से पूरी क्वालिटी एकदम मेंटेन करके रखनी है पूरे प्रोसेस की, तो उसमें 3 फैक्टर आते हैं, प्री एनालिटिकल फैक्टर, एनालिटिकल फैक्टर एंड पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर। प्री एनालिटिकल में आता है कलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, मतलब कलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे और हैंडल करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे। मतलब कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग के पहले तक के सारे स्टेप्स इसमें आ जाते हैं प्री एनालिटिकल वाले में। एनालिटिकल वाले में आता है हमारे पास कि किस मेथड से हमारे पास यहाँ पर आगे बात आती है, किस मेथड से हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। एंड हमारे पास रिकॉग्नाइज एंड मिनिमाइज एनालिटिकल एरर्स। ये जो एरर होते हैं ये होते हैं टेस्ट के दौरान हुए एरर्स, जो टेस्ट के दौरान हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर सैंपल्स के अकॉर्डिंग कोई और या फिर जो जगह की जो कंडीशन है, जैसे सर्दी में कोई ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है, गर्मी में कोई ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। सर्दी के टाइम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, गर्मी के टाइम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्ट एनालिटिकल एरर्स। पोस्ट एनालिटिकल एरर्स आते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो बन गई है, वो तैयार हो गई है, जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे हमको डिस्प्ले करने हैं आगे जाकर, वो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर्स में हमारे पास यहाँ पे काउंट होता है। कैसे उस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया जाए कि डॉक्टर को समझने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो। डॉक्टर्स के मतलब काफ़ी ज़्यादा जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें साथ में बगल में ही रेफरेंस रेंजेस लिखी होती हैं, अलग अलग जो क्वांटिटीज़ दे रखी होती हैं, उसकी अलग अलग जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ब्लड सैंपल के, उसकी रेफरेंस रेंज दे रखी होती है। उसी तरीके से करेक्ट इंटरप्रिटेशन हो, इसके लिए बढ़िया से इसको हमने करना है तैयार। रिपोर्ट ट्रांसमिशन, अच्छे से रिपोर्ट पहुंच जाए, अच्छी क्वालिटी का कागज़ हो। रिपोर्ट रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट रिकॉर्ड करके रखना भी एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास यहाँ पर पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर के अंदर। पहले तो रजिस्टर्स में पूरा एकदम भारी भरगम रजिस्टर्स अभी भी हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी भी वही सिस्टम है जहाँ पर भारी भरगम रजिस्टर्स के बीच में आपको नोट किया जा रहा है सब कुछ। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल हॉस्पिटल्स में इसको मॉडर्नाइज़ कर दिया है और ये सारा सिस्टम अब ऑनलाइन हो चुका है। कंप्यूटर्स में ये बहुत अच्छे से फीड हो जा रहा है ये सारा डाटा, और हमको हैंड रिटन मैनुअल में जो मेहनत है वो कम करनी पड़ रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगर आप प्री एनालिटिकल जब आपको आता है एक बार एग्ज़ाम में, तो आप खाली इतना भी अगर लिख दोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्री एनालिटिकल में इससे ज़्यादा कुछ हमारे को बताने के लिए होता नहीं है। प्री एनालिटिकल क्या? प्री एनालिटिकल तब तक की एश्योरेंस है, तब तक की कंट्रोल है जब तक आप सैंपल को प्रोसेसिंग में डाल नहीं देते। आपने सैंपल लेना है एंड उसको तब तक आपने ये प्री एनालिटिकल में रखना है जब तक वो सैंपल की प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। तो आइए देखते हैं इसका क्या होता है। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट आते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेपरेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेपरेशन, सबसे पहले देखना है कि पेशेंट क्या वही है। पेशेंट अगर हमारे पंजाब में ऐसा है कि यार गुरप्रीत नाम के बहुत सारे बंदे होते हैं। ठीक है, तो गुरप्रीत, अगर कोई गुरप्रीत बच्चा है, अगर कोई गुरप्रीत 54 साल का बुढ़ा है, दोनों में अंतर होता है, फ़र्क होता है।
तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रेपरेशन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से, मान लीजिए कि अगर किसी बायोकेमिकल टेस्ट में शुगर चेक करनी होती है, ग्लूकोज चेक करनी होती है, उसको ना ग्लूकोज पिला के बुलाते हैं कि हाँ आप ग्लूकोज पी के आना तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। किसी टेस्ट में, सारे टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने किसी गुरप्रीत को बोला कि आप यहाँ पर पी के आना, तो वो क्या है, पिलाना, मतलब ये प्रेपरेशन, गुरप्रीत को पिला डाला, ठीक है। तो उसके बाद पेशेंट आइडेंटिफाइड बाय एज नेम, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है उसका एज से, उसका नाम से, नेम ऑफ ऑल टेस्ट टू बी डन। जो टेस्ट, अगर मान लो गुरप्रीत आया, आपने उसका सैंपल निकाल दिया, जो उसकी जो आईडी होगी और उसका जो परफॉर्मा होगा, उस पर आपने सारे टेस्ट मार्क कर देने हैं, जो भी टेस्ट उसके करवाने वाले हैं, उसी हिसाब से उसको वायल, उसको कंटेनर उसको देना है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, अल्कोहल, ड्रग एंड स्मोकिंग। अगर गुरप्रीत एक सुट्टा मार रहा है और एक कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, एक सुट्टा मार रहा है, एक कुछ नहीं कर रहा है, जो सुट्टा मार रहा है उसका जो है सैंपल आपको उसी में रखना है जो सुट्टा मार रहा है, अल्कोहल वाले में, ठीक है। अगर वो चरस गांजा भी फूंक रहा है, अगर गुरप्रीत चरस गांजा भी फूंक रहा है, तो वो आप उसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स में रख सकते हैं, ठीक है। सुट्टा तो मार रहा था, चरस गांजा, अगर वो दारू भी पी रहा है, 50-50 रुपए वाली थैले वाली दारू पी रहा है, 25-25 रुपए वाली, 10-10 रुपए वाली भी थैली आती है, चाहे गुरप्रीत अपने गांव में से ही दारू, मतलब अंदर ज़मीन में गाड़ के दारू बना रहा है अपने घर पे ही, ठीक है, देसी वाली, तो वो वाला आप अल्कोहल में जोड़ सकते हो। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर गुरप्रीत रोज़ तला भला खा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तला खा रहा है, उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो रखे हैं, ठीक है, और उसकी दाढ़ी अच्छे से नहीं आ रही है उसके पिंपल्स की वजह से, तो उस गुरप्रीत को आप न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या लिख सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है, ये बहुत दुबला पतला है, वो वाला गुरप्रीत है, ठीक है। तो सारे गुरप्रीत को आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये वाला हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो स्पेसिमेन कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, जो कलेक्शन है, कलेक्शन की बात की जाए तो सैंपल कलेक्ट कैसे करना है। एक सिरिंज लेनी है और सिरिंज से सैंपल यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है कि एडी में से लेना है, आपको एज देख के पता लग जाएगा। अगर कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा है तो उसका सैंपल कहाँ से लेंगे आप, उसका सैंपल आप लेंगे एडी से, उसका सैंपल आप लेंगे एडी से, ठीक है। तो अगर कोई आपको लग रहा है बीटीसीटी का सैंपल लेना है, बीटीसीटी का सैंपल आप लेंगे हाथ की किसी उंगली से, और उसके बाद अगर आपको लेना है नॉर्मल ब्लड सैंपल तो वो आप लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लड सैंपल लेंगे। नेचर ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का नेचर कौन सा है, कौन सा टेस्ट करवाना है आपने, उस हिसाब से हम सैंपल लेंगे। एंटीकोएगुलेंट टाइप, हमारे पास बहुत सारे एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, हेपेरिन होता है और EDTA होता है, और बहुत सारे एंटीकोएगुलेंट्स के टाइप होते हैं, और उसके हिसाब से हमने वाइल कलर भी असाइन किए होते हैं। जैसे EDTA वाइल जो होता है उसका कलर होता है पर्पल, तो पर्पल कलर के वाइल में हम ये सैंपल डालेंगे, ठीक है। अगर गुरप्रीत ने CBC करवाना है तो हम इसका जो वाइल कलर है वो पर्पल चूज़ करेंगे और उसमें जो है एंटीकोएगुलेंट डालेंगे EDTA, ठीक है। ईच ट्यूब पेशेंट नेम, पेशेंट नेम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, उसकी ID होनी चाहिए और तारीख होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर मैं फ़िलहाल मैं पोस्टेड हूँ, वहाँ पर खाली पेशेंट का नाम भी नहीं लिखते हैं, सीधा फाइल नंबर लिख दिया जाता है और काम चल जाता है फ़िलहाल। लेकिन पढ़ाई में, थ्योरी के मामले में पेशेंट नेम, एज और ID सारा सब कुछ चाहिए होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑन टाइम, तो हमारे यहाँ पर देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट में की मैं आपको बात समझाऊं कि ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा टाइम पे ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, हमारे यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, एक लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब, और उस लैब का सैंपल जो है वो थोड़ा दूर कलेक्ट होता है उस लोकेशन से जिस लोकेशन पे वो प्रोसेस होता है। तो जिस लोकेशन पे वो क्या बोलते हैं रिसीव होता है और जिस लोकेशन पे वो प्रोसेस होता है उसके बीच में एक सड़क आती है, ठीक है। तो उस सड़क को पार करके सैंपल ले जाया जाता है। तो अगर उसमें देरी हुई, अगर किसी का मन नहीं कर रहा यार बाद में लाएंगे, अगर मान लो गुरप्रीत बोल रहा है अभी मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाद में लाएंगे,
तो वो सैंपल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो गुरप्रीत को क्या बोलना है, जल्दी निकल और सैंपल लेके आ, ठीक है, जल्दी निकल और सैंपल लेके आ, नहीं तो बीच वाले ऑर्गेनिज्म हमारे मर जाएंगे। तो हम टेस्ट किसको करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टाइम पे होना चाहिए ऑप्टिमम स्टोरेज टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होता है, उसको थोड़ा वार्म टेम्परेचर देना होता है, ठीक है। तो कोई कोई बैक्टीरिया एरोफिलिक होता है, कोई कोई बैक्टीरिया कैप्नोफिलिक होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उसको बोलते हैं कैप्नोफिलिक होता है। तो ऐसे अलग अलग बैक्टीरियाज के लिए अलग अलग स्टोरेज टेम्परेचर एंड अलग अलग स्टोरेज कंडीशन चाहिए होगी, ठीक है। एक्सपोजर टू लाइट एंड एक्सपोजर टू इवेपोरेशन। अगर मान लो हम पैथोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो पैथोलॉजी में या फिर साइटोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो पैथोलॉजी में अगर काम कर रहे हैं तो उसको जो सैंपल है, जो टिश्यू है, उसको डिप करके रखना होगा हमारे पास यहाँ पर प्रिजर्वेटिव में। और यहाँ पर हमारे पास हम बात करते हैं Zn की, अगर स्टेन करनी हुई साइटोलॉजी में, तो हम उस सैंपल को क्या करते हैं, हीट फिक्स करते हैं। तो उसमें जो सैंपल होता है उसका सारा पानी उड़ा दिया जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। उसमें पानी का कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे देखना है। तो वहाँ पर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की बात हो जाती है। तो तीसरा हमारे पास है स्पेसिमन रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग। जो स्पेसिमन जो हमने रिसीव किया और उसको रिकॉर्ड करना है, वो आजकल बोल रहे हैं कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है हॉस्पिटल आईडी के साथ, पर हमारे हॉस्पिटल में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी थोड़ा सा देसी काम चल रहा है ज़रूर, तो हमारे हॉस्पिटल में इसको अभी भी रजिस्टर्स पे मैनुअली हैंड रिटन फॉर्म में लिखा जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज। हम आ गए हैं अपने दूसरे पड़ाव पे, जहाँ पर हम सीखेंगे एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले हमने क्या सीखा, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम क्या होता है। फिर हमने सीखा कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल पढ़ चुके, पोस्ट एनालिटिकल ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं प्री एनालिटिकल पढ़ चुके, एनालिटिकल हम यहाँ पर हम कर रहे हैं। एनालिटिकल क्वालिटी जो कंट्रोल है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, पहली चीज़ है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ये नंबर 1 और ये है नंबर 2, ठीक है। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ये होता है हमारे पास डेली बेसिस पे। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ये हम होता है हमारे पास डेली बेसिस पे, और ये होता है इन फ्यू डेज और अ वीक, इन फ्यू डेज, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं एनालिटिकल फैक्टर्स में। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की हम बात करते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर, ठीक है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं और जो ग्लासवेयर होते हैं उनमें काफ़ी सारे, जैसे मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर्स की काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि जो उसकी जो मेजरमेंट्स है वो घिस जाती हैं और वो अच्छे से दिखती नहीं है। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से दिख नहीं रही तो आप मेजरमेंट क्या गारंटी है कि अच्छे तरीके से ही कर रहे हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप रखते हो ग्लासवेयर और जो इक्विपमेंट है उसकी मेंटेनेंस चेक, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रिएजेंट। काफ़ी सारे रिएजेंट अक्सर ऐसे लैब में मिलते हैं कि वो काफ़ी समय से रखे हुए हैं और वो हो गए हैं एक्सपायर। तो एक्सपायर रिएजेंट ना यूज़ किए जाएं तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, और रिएजेंट काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनइफेक्टिव फैक्ट्री से रिलीज़ हो जाता है, फैक्ट्री से वो इनइफेक्टिव ही रिलीज़ हो गया और फैक्ट्री में बना और फैक्ट्री में अच्छे से क्वालिटी चेक उसका नहीं हुआ, तो ये जो रिएजेंट हमारे को देगा रिज़ल्ट, ये देगा हमको गलत। तो हमको उसका क्वालिटी कंट्रोल देखना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो होता है वो स्पेसिमेन जैसा ही होता है। तो इसको हम लगा के देखते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। कंट्रोल मटेरियल जैसे हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव में काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो एक लिफाफे में बंद करके अंदर रख दिए जाते हैं।
जो ऑटोक्लेव में एक बार हम बैक्टीरिया के लिफाफे बंद करके अंदर रख देते हैं, स्पोर्स के लिफाफे बंद करके अंदर रख देते हैं एज अ कंट्रोल मटेरियल, ताकि हम जो ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करने के लिए चीज़ें रख रहे हैं, हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करने के लिए अपनी चीज़ें रख रहे हैं, वो स्टरलाइज हुई हैं या नहीं हुई हैं वो पता लगता है तब जब हम जो बैक्टीरिया रखते हैं थैले में बंद करके वो निकाल के वापस देखते हैं। जब स्टरलाइज हो जाने के बाद हम निकाल के वापस देखते हैं कि वो भी बैक्टीरिया मरे हैं या नहीं। फिर से समझो, दोबारा समझो, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप। ऑटोक्लेव में हमने चीज़ स्टरलाइज करनी है। मान लो ये हमने बोतल स्टरलाइज करनी है, इस बोतल में जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म करना है, तो ये बोतल हमने रख दी ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव के अंदर ये बोतल रखने के साथ साथ हमने बैक्टीरिया का लिफाफा ले लिया। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। हमने एक पैकेट ले लिया बैक्टीरिया, ठीक है। इस पैकेट में हमने क्या डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, काफ़ी सारे, ठीक है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को डाल के इसको भी ऑटोक्लेव में डाल दिया बॉटल के साथ, ठीक है। और जब ये बॉटल के ऊपर के सारे बैक्टीरिया मर गए हैं कि नहीं, ये हमको कैसे पता लगेगा। इसके अंदर भी हमने बैक्टीरिया डाल रखे हैं बहुत ख़तरनाक, जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसको भी हमने बीच में डाला था। तो हम दोनों को जब ऑटोक्लेव हो जाता है 21 मिनट 15 जो क्या बोलते हैं हमारे पास 15 मिनट, हाँ 15 मिनट 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट और 15 साई जो पाउंड जो हमारे पास प्रेशर होता है उसमें रखने के बाद हम 15 मिनट बाद जब इसको दोनों को बाहर निकालेंगे तो इस बोतल के ऊपर सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। वो कैसे पता लगेगा, हम इस पैकेट को फाड़ेंगे, इस पैकेट को फाड़ेंगे और इसके जितने भी बैक्टीरिया है उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करा के देखेंगे, ग्रो करवा के देखेंगे। अगर ये बैक्टीरिया ग्रो कर गए तो मतलब इसके ऊपर जो बैक्टीरिया थे वो भी बचे हुए हैं, इसके ऊपर जो बैक्टीरिया थे अभी भी बचे हुए हैं। तो ये इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास मेथड सिलेक्शन और एवेल्यूएशन, मेथड कौन सा सिलेक्ट करना है टेस्ट के लिए। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, सालीज मेथड है, साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के। लेकिन कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है वो भी हमारे पास इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। और कैसे हम उस मेथड को एवेल्यूएट करते हैं वो भी हमारे पास इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में आता है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये डेली नहीं होता, ये कुछ दिनों में होता है। ये होता है एक वो होता है कि मतलब रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मान लो कि आज हमने देख लिया कि ये सैंपल्स अच्छे से टेस्टिंग कर रही है मशीन, ठीक है। हम 10 दिन बाद आके फिर से देख रहे हैं क्या वैसे ही सिमिलरली वर्क कर रही है। ये हम कुछ टाइम इंटरवल के बाद आके दोबारा हम चेक करते हैं क्या ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये कुल मिला के एज अ सर्वे होता है। ये क्या होता है, सर्वे क्या है, ये सर्वेक्षण है ये, ठीक है, ये है सर्वे। तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल सिंपल एक वर्ड में समझ आ जाता है। मेरे को पूरा विश्वास हो रहा है कि आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा और ये भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, थोड़ा इनको डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर। हम एनालिटिकल एरर्स जो हम हैं रिड्यूस करने के लिए, वो है तीसरा पॉइंट, पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल। पोस्ट एनालिटिकल मतलब यहाँ पर कलेक्शन भी हो चुकी है, सैंपल ले लिया गया है, सैंपल को मशीन में रन कर दिया गया है या फिर मैनुअली चेक कर लिया गया है। उसके बाद अब बारी आ गई है रिपोर्ट लाने की। अब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट जैसे ही आएगी उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद उस रिपोर्ट को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। ट्रांसमिट कहाँ कर दिया जाएगा, या फिर पेशेंट खुद रिपोर्ट लेने आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास रिपोर्ट भेज दी जाएगी अगर वो हॉस्पिटल प्राइवेट है तो। अगर सरकारी है फिर तो पेशेंट खुद ही आना पड़ेगा पेशेंट को रिपोर्ट लेने, ठीक है। शो रेफरेंस रेंजेस, मतलब रेफरेंस रेंज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट में, क्योंकि विदाउट रेफरेंस रेंजेस इवन डॉक्टर कैन गेट कन्फ्यूज्ड वेदर इट इज़ हाई और लो, लेवल्स
of the quantities and the elements given in that report, क्या वो ज़्यादा है और क्या वो कम है, ये दोनों चीज़ें जानने के लिए रेफरेंस रेंज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रेफरेंस रेंज काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स में हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यूनिट्स में हो सकती है। ये यूनिट हो सकती है आपको FPS, MKS, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे इंडिया में बहुत क्या बोलते हैं, इंडिया में जो यूनिट्स यूज़ होती हैं वो इंग्लैंड के हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होती। तो मतलब मान लो कि आप बोलते हो कि 100 नॉर्मल शुगर होती है, ठीक है, तो जैसे ही आप इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ पर वो 100 से हटकर कुछ और हो सकती है। तो इसलिए रेफरेंस रेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कंप्यूटर ट्रांसमिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट बोला गया है, क्योंकि जो कंप्यूटर ट्रांसमिशन है वहाँ पर एरर को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया जाता है। डायरेक्ट यहाँ पर सैंपल आया, कंप्यूटर ने रिपोर्ट बनाई और कंप्यूटर ने डायरेक्ट जो रिपोर्ट बनाई वो पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम में सर्कुलेट हो गई। बस उसका पेशेंट का नाम और आईडी आप कंप्यूटर में डालिए और आपके पास रिपोर्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। तो ऐसा सिंपल ये बोला गया है कि जो कंप्यूटर ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर बेस्ट रिज़ल्ट दे सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीसरा पॉइंट था, एज सेक्स मेंशन्ड प्रॉपरली, ठीक है। जो एज और सेक्स है ये मेंशन करना चाहिए बिल्कुल प्रॉपरली। और मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा तो उसको आप 1.5x पे देख सकते हैं, बिकॉज these educational videos are little lengthy but it's easy to understand when it is explained in a big way, when it is explained by taking some time, so you can get a better result and better output from my side. I keep this in mind. Okay, so आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ज़िम्मा ले सकता हूँ। थैंक यू। सो दैट्स ऑल। सौरभ झा हियर, साइनिंग ऑफ।